हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्वाइस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से 5 ईयर प्लान्स के जो गोल्स होते हैं उसको देख लिया था। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट बॉक्सेस देख लेते हैं, जिसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉक्स ये है। महालानोबिस द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। मैंने आपको क्या बताया था? सेकेंड 5 ईयर प्लान किसने फॉर्मुलेट करा था? पीसी महालानोबिस, है ना। प्रसन्नता चंद्र महालानोबिस। तो बड़े सारे नामी स्कॉलर्स जो हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट करा था कि इंडिया के 5 ईयर प्लान्स जो हैं वो कैसे बनाए जाएंगे। उनमें से एक नाम आता है एक फेमस स्टैटिस्टिशियन का, जिनका नाम था प्रसन्नता चंद्रा महालानोबिस। तो प्लानिंग जो है वो रियल सेंस में स्टार्ट होती है सेकेंड 5 ईयर प्लान से। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर ज़्यादातर हमें कुछ पता नहीं था। प्लानिंग कमीशन 1950 में बनती है और हमने ये सोचा कि हाँ ठीक है, हमारा मेन फोकस जो है वो एग्रीकल्चर पे रहना चाहिए, तो हमने बेसिक चीज़ों पर, एग्रीकल्चर वगैरह पर फोकस करा। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, एक कंट्री को अगर एक अच्छे इकोनॉमिक ट्रैक पर आना है तो एग्रीकल्चर के साथ साथ इम्पॉर्टेंट ये है कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस करें। यस, वो अलग बात है कि हमने हड़बड़ाहट में सेकेंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस करा। तो ठीक है, हम ये कह सकते हैं धीरे धीरे करके हम प्लानिंग पीरियड को समझ रहे थे, प्लान्स क्या होते हैं उनको समझ रहे थे, हम रणनीति क्या बना रहे हैं और आउटकम क्या आ रहा है 5 साल के बाद, इसको समझ रहे थे। धीरे धीरे करके हम इम्प्रूव कर रहे थे। लेकिन उस दिशा में सेकेंड 5 ईयर प्लान को बनाने वाले पर्सन प्रसन्नता चंद्र महालानोबिस, इन ऐसा माना जाता है कि इन्होंने सेकेंड 5 ईयर प्लान को बहुत ज़्यादा कॉम्प्रीहेंसिव मैनर में बनाया था एज कंपेयर टू जैसा कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान फॉर्मुलेट हुआ था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान किसने बनाया था? किसने और किसकी टीम ने? काफ़ी बार बता चुका हूँ तो यार, किसने बनाया था? यंग इकोनॉमिस्ट के एन राज। ठीक है। तो सेकेंड प्लान एक लैंडमार्क कंट्रीब्यूशन है टू द डेवलपमेंटल प्लानिंग, ऐसा माना जाता है। ठीक है। डेवलपमेंटल प्लानिंग मतलब कि इकोनॉमिक जो पाथ है हमारी देश की, उसके अंदर रियल सेंस में डेवलपमेंट जो है वो, अगर उसका डेवलपमेंट का फ्लेवर, डेवलपमेंट का कंट्रीब्यूशन अगर हमें देखना है तो वो सेकेंड 5 ईयर प्लान से जो है वो स्टार्ट होता है। तो इट वॉज अ लैंडमार्क कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट प्लानिंग इन जनरल। यहाँ पर बेसिक आइडियाज रखे गए रिगार्डिंग द गोल्स ऑफ इंडियन प्लानिंग, एंड दिस प्लान वॉज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ महालानोबिस। तो इन दैट सेंस हम इनको बोल सकते हैं कि ये इंडियन प्लानिंग के आर्किटेक्ट है। थोड़े से इतिहास की अगर हम लोग बात करें, महालानोबिस का जन्म जो है वो 1893 में कलकत्ता शहर में हुआ था। He was educated at the Presidency College in Calcutta and Cambridge University in England. इनके जो कंट्रीब्यूशन थे स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट में, उससे इनको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिली। वो साल 1945 में ही वॉज मेड अ फेलो, यानी कि मेंबर ऑफ ब्रिटेन्स रॉयल सोसाइटी, जो कि वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है साइंटिस्ट की। एंड ही वॉज ओनली द मोस्ट आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट, ओनली द मोस्ट आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट आर मेड मेंबर्स ऑफ दिस सोसाइटी। उनमें से एक इंडियन ये थे, पीसी महालानोबिस। ये तो चलो इनका एक बैकग्राउंड हो गया। अब आप काम की बात जानो थोड़ी सी। जैसे ये वाली जो ऐसी चीज़ें होती हैं, ये थोड़ी सी स्टेट पीएससी वाली पर्सपेक्टिव से आ जाती हैं। अब ऐसा नहीं होता कि हर एक पर्सन के बारे में जो एग्जामिनर्स होते हैं वो कहीं से भी कुछ भी निकाल लेते हैं। लोग अक्सर अपनी एनसीईआरटीज पर बहुत गहराई से फोकस नहीं करते कि साइड में जो बॉक्सेस छोटे छोटे गिवन है वहाँ पर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी लीडर के बारे में, किसी पर्सनैलिटी के बारे में गिवन है क्या, और वहाँ से जो एग्जामिनर होते हैं वो क्वेश्चन जो है वो फ्रेम कर लेते हैं। जैसे साल 2018 की बात है, मेंस में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में। अब बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है।
बचपन से हम लोग तो यही जानते हैं, अगर साइंस में ज़्यादा डेप्थ में नहीं घुसते हैं तो हमें तो यही बताया जाता है कि तीन मैटर होते हैं, तीन स्टेट होते हैं मैटर के, सॉलिड, लिक्विड और गैशियस। लेकिन प्लाज्मा और फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है वो भी होता है। तो ये इंफॉर्मेशन बहुत डेप्थ में जाके कोई डील करके अगर इसको लिख कर आ सकता है तो वो तो जिसने 11th-12th में केमिस्ट्री ले रखी होगी वो कर सकता है। लेकिन यूपीएससी ने अगर इसको जनरल स्टडीज के पेपर में डाला तो कुछ सोच समझ के डाला होगा। तो ये वाली इंफॉर्मेशन 9th क्लास की जो साइंस की जो एनसीईआरटी है, जो उसका चैप्टर नंबर 1 है, जब वो चैप्टर खत्म हो जाता है तो येलो कलर का एक बॉक्स है वहां पर आपको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट और फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बता रखा है। इंफॉर्मेशन वो बहुत कम है, नाम मात्र के बराबर है, मुश्किल से 2, 2.5, 4 लाइनें मिलेंगी। लेकिन जितना भी है पर्सन अगर कुछ लिखकर उसको आए तो 10 नंबर में से उसको 1.5 या 2 1 नंबर तो मिलेगा। ये चीज़ है। और गारंटी क्या है कि जिसने कभी केमिस्ट्री पढ़ी होगी और इतने साल बाद कि वो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में बहुत अच्छे से लिख लेगा, तो पॉइंट घुमा फिरा के वही आ जाता है। ठीक है, तो अगला पैराग्राफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो महालानोबिस ने इस्टेब्लिश करा था इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता के अंदर, और ही स्टार्टेड जर्नल सांख्य which serves as a respected forum for statisticians to discuss their ideas. तो both इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो कि कलकत्ता में और इनकी मैगजीन सांख्य, दे आर हाईली रिगार्डेड बाय स्टैटिस्टिशियंस एंड इकोनॉमिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड टू दिस डे। तो सांख्य मैगजीन जो है उसके अंदर आज भी ये पब्लिश होती है, उसके अंदर बेहतरीन स्टैटिस्टिक्स या फिर आप कह सकते हो स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट होती है। ठीक है, और इसकी शुरुआत करी थी पीसी महालानोबिस जी ने। तो ड्यूरिंग द सेकेंड प्लान पीरियड महालानोबिस ने बड़े सारे डिस्टिंग्विश इकोनॉमिस्ट को इनवाइट करा था भारत से और दूसरे देशों से, टू एडवाइज हिम ऑन इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी कि प्लान इन्होंने बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से फॉर्मुलेट करा था। ऐसा नहीं कि जो इनको ठीक लग रहा है इन्होंने वो प्लान में डाल दिया। आप यहाँ पर देख पा रहे हो विश्व भर के जो इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है, और इंडिया के इकोनॉमिस्ट, इन्होंने उनका सहारा लिया कि हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट अब कैसे करनी चाहिए। एक 5 ईयर प्लान तो हम बना चुके हैं। तो सम ऑफ दीज इकोनॉमिस्ट बिकेम नोबेल प्राइज विनर्स लेटर, विच शोज दैट ही कुड आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स विद टैलेंट। मतलब जिन लोगों को इन्होंने अपनी टीम में चुना था सेकंड 5 ईयर प्लान बनाने के लिए, आगे जाकर उनको नोबेल प्राइज भी मिला। तो अमंग इकोनॉमिस्ट इन्वाइटेड बाय पीसी महालानोबिस वर दोस जो कि क्रिटिकल थे सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स के ऑफ द सेकंड प्लान। इन अदर वर्ड्स ही वॉज विलिंग टू लिसन टू वॉट हिज क्रिटिक्स हैड टू से, जो कि एक अच्छे स्कॉलर की निशानी होती है। तो चलो उनकी तारीफ में कुछ लाइनें लिख रखी हैं। फिर राइटर आपको ये बता रहा है कि बड़े सारे जो इकोनॉमिस्ट आज के समय में जो हैं, दे रिजेक्ट द अप्रोच टू प्लानिंग जो कि महालानोबिस ने बनाई थी, बट ही विल ऑलवेज ही रिमेंबर्ड कि उन्होंने एक वाइटल रोल प्ले करा था इंडिया को इकोनॉमिक प्रोग्रेस की इकोनॉमिक प्रोग्रेस और ग्रोथ ट्रेजेक्टरी के पाथ पर लाने के लिए। एंड स्टैटिस्टिशियंस कंटिन्यू टू प्रॉफिट फ्रॉम हिज कंट्रीब्यूशन टू द स्टैटिस्टिकल थ्योरी, स्पेशली जो इंस्टीट्यूट इन्होंने जिसकी नींव रखी ISI इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, और कलकत्ता के अंदर जो है, और मैगजीन इनकी सांख्य मैगजीन। ठीक है, ये चीज़ डन है। फिर हम बात करते हैं सर्विस सेक्टर की। देखो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, एक वर्ड का जिक्र हम लोगों ने करा था जिसमें ये था स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन। स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन बेसिकली क्या होता है, मैंने आपको बताया था जर्नली हम पाई चार्ट वगैरह बनाकर एक रेफरेंस जैसे देते हैं ना, कि कौन सा सेक्टर इकॉनमी के पहिए में कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है इकॉनमी के पहिए को चलाने के लिए। 3 सेक्टर होते हैं जनरली इकॉनमी के, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। और मैंने आपको क्या बताया था, अगर एक कंट्री को LDC से डेवलपिंग इकॉनमी की तरफ बढ़ना है, डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन की तरफ बढ़ना है, तो ऐसे नेशन की पहचान क्या होती है
ज़्यादातर कंट्रीब्यूट कौन सा सेक्टर करता है फिर ऐसे देश में? नहीं 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 फायका, नहीं नहीं, जैसे जो डेवलप्ड नेशंस होते हैं वहाँ पर ज़्यादातर लोग कौन से सेक्टर की तरफ जाते हैं? सर्विस सेक्टर। ठीक है, वो क्या शो करता है कि आबादी जो है वो कैसी मूव कर गई है। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर क्या शो करता है कि ज़्यादा लोग अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं तो देश यानी कि लोगों की पढ़ने लिखने की अपॉर्चुनिटी नहीं बना सका ना, तभी वो वहाँ पर है। ठीक है, तो अगर हम बात करें सर्विस सेक्टर की, जैसे जैसे कंट्री डेवलप होती चलती है उसके अंदर एक स्ट्रक्चरल चेंज आने लग जाता है। ये वाली बात मैंने आपसे चैप्टर नंबर 1 में डेमोग्राफी डिविडेंड के कंटेक्स्ट में भी मैंने आप सबको समझाई थी ना, याद है? गुंजन अपना माइक बंद करो। ये समझाई थी ना मैंने आपको कि जब देश एलडीसी और डेवलपिंग पाथ पर होता है तो लोग भर भर कर बच्चे पैदा करते हैं इस उम्मीद में कि जितने ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं वो हमारे एक हेल्पिंग हैंड होंगे हमारी गरीबी को मिटाने में। लेकिन अल्टीमेटली पूरा खानदान गरीब ही रहता है हमेशा, क्योंकि आप उनको बेसिक शिक्षा, बेसिक हेल्थ केयर वो दे नहीं पाते हो। जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो कोई डिजीजेस लगा लेते हैं और पूरी ज़िंदगी आपको उनकी दवाइयों में पैसा खर्च करना पड़ता है, या आप उनको वो शिक्षा दे नहीं पाते क्योंकि आपने मतलब बिल्कुल भेड़ बकरियों की तरह भसड़ भर ली है बच्चों की। तो अगर एक दो होते तो आप उनको वो शिक्षा अच्छे से दे भी पाते। तो सारे बच्चे अनएजुकेटेड रह जाते हैं ऐसे गरीब परिवार के। अल्टीमेटली इकॉनमी में कंट्रीब्यूट तो वही करेगा जिसके पास डिग्री हो, जो एटलीस्ट 10वीं पास 12वीं पास हो। लेकिन जो गरीब परिवार इतना भी नहीं पढ़ा पाता है तो अल्टीमेटली हम एक लाइन यूज़ करते हैं ना, शायद पॉवर्टी बिगेट्स पॉवर्टी, तो वो चीज़ हो जाती है। ऐसी इकॉनमी में जो सेक्टर्स हैं उनके कंट्रीब्यूशन के साथ भी ऐसे ही होता है। जब एक देश एलडीसी से डेवलपमेंट, डेवलपिंग से डेवलप पाथ पर जाता है, जैसे जैसे कंट्री डेवलप करती है तो वहाँ पर एक स्ट्रक्चर चेंज आता है। अगर हम भारत की बात करें, यहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज बड़ा पेक्यूलियर है। यूजुअली होता क्या है, जैसे जैसे देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट आती है तो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो शेयर है वो डिक्लाइन होने लग जाता है। एग्री करते हुए सब लोग, ऐसे ही होता है और ऐसा होना भी चाहिए। देश में अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर आ रही है, लोग एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़कर दूसरे सेक्टर मूव करेंगे कि नहीं करेंगे? बताओ। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी अपने गांव में पुश्तैनी जमीन होगी। हैं आप में से ऐसे लोग? खेती बाड़ी वाली ज़मीन है आप में से किसी के पास, कहीं पर भी किसी भी स्टेट में जहाँ पर आप रह रहे हो और उससे अलग हट के कहीं और हो, या जहाँ पर आप रह रहे हो वहाँ पर हो, है कुछ एग्रीकल्चर लैंड्स वगैरह हैं आपके पास? अब उन एग्रीकल्चर लैंड्स पर आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें ग्रो कर सकते हो। बहुत सारे क्रॉप्स तो ऐसे हैं जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है? लेकिन फिर भी आप इतनी मेहनत मुशक्क़त से सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों कर रहे हो? बिकॉज आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो इस वजह से, और आप ये समझते हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कमर तोड़नी पड़ेगी। और यहाँ पर क्या है कि कुछ साल हल्का सा अपना दिमाग चलाकर हम एक राजा और रानी की गद्दी पर बैठ सकते हैं। तो यूजली डेवलपमेंट के साथ क्या होता है, जो शेयर है एग्रीकल्चर सेक्टर का वो डिक्लाइन हो जाता है। ये एक विटनेस फिनोमेना है। लेकिन जैसा कि मैं आपको कहता हूँ दुनिया का कोई भी ट्रेंड जो होता है, चाहे वो नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, वो यूनिवर्सल नहीं होता। लेकिन यूजली, बहुत राइटर खुद कह रहा है, यूजली यानी कि ऐसा 90 to 95% केसेस के अंदर देखा जाता है, ठीक है? एंड द शेयर ऑफ इंडस्ट्री बिकम्स डोमिनेंट, इंडस्ट्रियल शेयर बढ़ने लग जाता है, ठीक है? अगर और उससे ज़्यादा हायर लेवल ऑफ डेवलपमेंट अगर होने लग जाए देश में, तो फिर सर्विस सेक्टर जो है वो एक डोमिनेंट सेक्टर बनकर आता है। वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी के अंदर देन द अदर टू सेक्टर्स, यानी कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर। इंडिया के अंदर जो शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर है यानी कि प्राइमरी सेक्टर जीडीपी के अंदर, इट वाज मोर देन 50%, ठीक है? जैसा कि हम एक्सपेक्ट करेंगे कि एक गरीब कंट्री के लिए, हाँ ठीक है। लेकिन अब आपको ये लग रहा होगा कि सर अगर एक सेक्टर 50% से ज़्यादा जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो ये ठीक तो है। जब आप हमें फैक्ट्स एंड फिगर समझा रहे थे चैप्टर नंबर 1 में कि भारत में 85% आबादी, 70 से 75% आबादी, 70 to 85% आबादी, जो भी नंबर वेरी करते हैं, 90% पकड़ लेते हैं चलो, कि शुरुआती दौर में जब भारत आज़ाद हुआ तो लगभग
75 से 90% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयड थे। और अगर वो लोग एम्प्लॉयड थे इतने ज़्यादा, तो मोर देन 50% अगर जो कंट्रीब्यूशन जीडीपी में वो ये सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो ठीक तो है। लेकिन अब पॉइंट ये है कि ओवरऑल जीडीपी में वो जितना वो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो ठीक है, लेकिन ये ओवरऑल नंबर जो है वो बहुत कम है। मतलब जितने ज़्यादा लोग भरे हुए हैं ठूस ठूस कर प्राइमरी सेक्टर के अंदर, उतना रिजल्ट और उतनी एफिशिएंसी निकल कर नहीं आ पाती है, आ पा रही थी इंडिया के अंदर। और आज भी मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर मतलब कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि वो हद से ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता हो या फिर भर भर कर पैसा निकाल कर देता हो देश की उन्नति और तरक्की के लिए। लेकिन 1990 तक क्या हुआ, द शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर वॉज 40.59%, मोर देन डेट ऑफ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। अब मुझे ज़रा इन दो नंबर्स में कुछ ट्रेंड एनालिसिस बताओ कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, मैं यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर लिख रहा हूँ और यहाँ पर लिख रहा हूँ सर्विस सेक्टर, ठीक है, इनका कंट्रीब्यूशन लिखता हूँ जीडीपी के अंदर। एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 50% था, ठीक है। सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन शुरू में कम रह चुका होगा, लेकिन वो थोड़ा सा 10% भले ही कम एग्रीकल्चर सेक्टर के कंपैरिजन में, लेकिन वो यहाँ तक पहुँच गया। 40.59 लिखा हुआ है ना, तो इसको हम कर देते हैं 41% कर देते हैं, ठीक है। 9% कम है, लेकिन इसकी इस परसेंटेज की नंबर्स की ज़रा ट्रेंड एनालिसिस मुझे कोई बताओ ज़रा। ज़्यादा महान आप किसको मानोगे? इन दोनों में से ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने वाला किसको मानोगे? क्यों? नहीं यार, ये फालतू एनालिसिस है, और कोई बताओ। अरे जब नंबर आपके सामने 41% कम है और वो 50% है, तो आंसर तो सही दो कम से कम। ज़्यादा कंट्रीब्यूट फिर भी कौन, मतलब कौन कर रहा है, किसको आप ज़्यादा बेटर मानोगे? एग्रीकल्चर को। क्यों? नहीं, देखो, काबिल तारीफ तो गुंजन श्रेया सर्विस सेक्टर हुआ ना। यहाँ पर आबादी देखो ना, बोल तो रहा हूँ मैं, बताया तो 75% टू लगभग 90% आदमी। चलो ठीक है, बाद में 90 नहीं था, 90 बहुत एग्जैजरेटेड फिगर हो जाता है, थोड़ा सा कम कर लेते हैं इसको आगे चलकर। हाँ, आप ये देखो परसेंटेज पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा भरकर यहाँ पर ठूस ठूस कर भरी हुई है, वो सिर्फ 50% जीडीपी निकाल पा रहे हैं, है ना। और यहाँ पर लगभग 15% भी नहीं होगी पॉपुलेशन, है ना, और वो 41%। तो ज़्यादा एफिशिएंट कौन हुआ बताओ? सर्विस सेक्टर। ज़्यादा प्रोडक्टिविटी किसके पास है? सर्विस सेक्टर के पास। इसलिए कहते हैं, ये वाली चीज़ आप यूज़ कर सकते हो इवन एथिक्स और ऐसे में। जैसे मैंने एक बारी ये पर्टिकुलर ट्रेंड तो नहीं, लेकिन एक ऐस की एनालिसिस एक बारी मैंने ऐसे में यूज़ करी थी विजन आईएएस के टेस्ट में। मुझे उस लाइन के ऊपर अच्छे मार्क्स मिले थे, मतलब रिमार्क अच्छा मिला था। मैंने ये बोला था कि ये चीज़ ना ये शो करता है कि इस दुनिया में कभी भी स्वेटिंग के थ्रू या कमर तोड़कर कुछ भी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं निकाली जा सकती है एज़ कम्पेयर टू जितना पर्सन अपना ब्रेन यूज़ करके, माइंड यूज़ करके अपने जीवन में सक्सेस को या फिर पैसे को क्रिएट कर सकता है। अब सर्विस सेक्टर में शायद हमें क्या चाहिए होता है बताओ? कमर तोड़नी है, पसीना निकालना है, या फिर दिमाग चलाना है? बताओ। दिमाग चलाना है। एमएनसी कल्चर में या जितनी भी जो ऑफिस कंडीशंस होती हैं या जो भी मतलब सर्विस क्रिएटिंग जो ऑफिसेज होते हैं, जो ये जगहें होती हैं, इनमें ज़्यादातर रोल आपका क्या है कि आप फिज़िकल एक्टिविटी करो या फिर आप माइंड से शार्प होने चाहिए हो? बताओ। माइंड से ना। एग्रीकल्चर में क्या है, थोड़ा बहुत अगर पर्सन
जानता है क्रॉपिंग सीजन, क्रॉपिंग साइकिल, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, कितना मैन्योर, कितना फर्टिलाइज़र। उसके बाद लेकिन जी तोड़ मेहनत करनी होती है, कमर तोड़नी होती है। जून जुलाई, मई जून जुलाई अप्रैल की गर्मियाँ मान लो दोपहर में 12 से 4 बजे जब आप घर पे रहते हो, लेकिन किसान को उस टाइम पर खेत में रहना पड़ता है। अब अगर कोई इतनी मेहनत कर रहा है तो उसको फल तो मिलना चाहिए ना, लेकिन वो नहीं मिलता। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसको मतलब काइंड ऑफ यूनिवर्स भी प्रूव करता है। वहीं पर अगर पर्सन, अब आप कहोगे कि ऐसा थोड़ी ना होता है सर, बहुत सारी कंट्रीज़ तो, जापान वगैरह कंट्रीज़ तो, या फिर आपने जब हमें वर्टिकल फार्मिंग जैसा कंसेप्ट पढ़ाया था तो आपने तो ये भी बताया था हमें कि बड़े सारे लोग जो हैं वो घर पे ही जो बैकयार्ड फार्मिंग करते हैं, वर्टिकल फार्मिंग करते हैं, वो तो अरबपति खरबपति हो गया। आपने तो रियल केस स्टडीज़ हमें बताई थी। लॉकडाउन के टाइम पर दिल्ली के बड़े सारे कपल्स के बारे में आपने हमें बताया था। आपने हमें जापान के बारे में बता रखा है कि जापान के पास वो खेती बाड़ी नहीं है, फिर भी जापान अनाज इम्पोर्ट नहीं करता, अपने आप उगा लेता है। तो देखो, वो वाली खेती बाड़ी वगैरह करने के लिए जो इंसान जो लगा रहा है वो दिमाग ही तो लगा रहा है। यही तो मैं आपको पॉइंट प्रूव कर रहा हूँ कि पसीना थोड़ी ना निकाल रहा है, कमर थोड़ी ना तोड़ रहा है, खेत को थोड़ी ना जोतना पड़ रहा है उसको बैल और हल लेकर या फिर ट्रैक्टर चलाकर पूरी भरी दोपहरी के अंदर। ठीक है, तो संसार में रिलैक्स लाइफ या फिर ज़्यादा पैसा सिर्फ और सिर्फ दिमाग को इन्वेस्ट करके कमाया जा सकता है। दिमाग को इन्वेस्ट करके अपनी लाइफ रिलैक्स करी जा सकती है। मेहनत, शारीरिक मेहनत से कभी भी कोई एक कंफर्टेबल ज़िंदगी नहीं बिता पाया। तो बट बाय 1990 द शेयर ऑफ द सर्विस सेक्टर वॉज 41%, मोर देन डेट ऑफ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, लाइक वॉट वी फाइंड इन डेवलप्ड नेशंस। दिस फिनोमेना ऑफ ग्रोइंग शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर ये और ज़्यादा एक्सेलरेट हो गया 1991 के बाद। वाई? एलपीजी रिफॉर्म्स आने के बाद हमारे देश में। ठीक है, और एलपीजी रिफॉर्म्स तो चलो आए, ये जैसे राइटर आपको बोल भी रहा है कि चैप्टर 3 में हम डिस्कस करेंगे, इसके पीछे वन ऑफ द रीजन था ग्लोबलाइजेशन। लेकिन सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन एकदम से बूम कैसे कर गया? ये ऐसा क्या था एलपीजी रिफॉर्म्स में, फिर ग्लोबलाइजेशन में ऐसा क्या था? गुड, शाबाश। हाँ, आउटसोर्सिंग हो गई, एमएनसी कल्चर बेसिकली आ गया। ठीक है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस यहाँ पर आ गई जो कि बेसिकली एक सर्विस ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म्स होते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की। हाँ रेन बताओ। अच्छा, सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन, यार इंडस्ट्रियलाइजेशन तो देखो यार इसलिए नहीं हो पाया यार, लोग हमें ना बेसिकली क्या होता है, इंडियंस को ना प्रोत्साहन ना, या एक जो फेवरेबल प्लेटफॉर्म है वो नहीं दिया जाता है कि वो अपना माल बाहर बेच सकें। ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना उसके अंदर पोटेंशियल बहुत है रोज़गार वगैरह क्रिएट करने का, लेकिन हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नाम पर जो लाइसेंस परमिट कोटा राज सिस्टम है, अभी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे उसको, वो हटा दिया गया था कि हाँ जिसको जो इंडस्ट्रीज जहाँ पर सेटअप करनी है, कुछ भी करना है, वो आराम से कर सकता है, कोई टेंशन नहीं है, कोई लाइसेंस वगैरह की कोई नीड नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ एक दिक्कत ये होती है, आपको बहुत सारी जगह पर अपनी फैक्ट्री या फिर इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज का कोई भी एक हब खोलने के लिए लैंड चाहिए होता है, और बहुत सारी जगह पर आपको परमिशन इतनी आसानी से नहीं मिलती है, तो आपको करप्शन के तौर पर पैसे खिलाने पड़ते हैं अंडर द टेबल। फिर क्या होता है, लेबर जो है यहाँ पर, लेबर के लॉस ना बहुत ढीले हैं, वो भी एक उसका कारण होता है आर्यन, क्योंकि लेबर या तो भाग जाती है या मालिक अपना काम करने पर निकाल देता है ना। और ऐसे मतलब अनेकों फैक्टर्स हैं। तो लोग क्या सोचते हैं कि जैसे आप एक खुद बात बताओ, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी वाले जैसे जो फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज जो कि चिप्स, बिस्किट, जूते, चप्पल ये सब जो प्रोड्यूस करती है, बहुत सारी जगह पर होती है गोडाउन्स वगैरह।
लेकिन हम अक्सर क्या सुनते हैं कि यहाँ पर रेड पड़ गई, यहाँ पर छापे पड़ गए। तो बेसिकली पॉइंट ये कि वो ऐसा गलत प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, बस वो क्या नाम क्या होता है जहाँ पर रेड पड़ी छापे पड़े कि इस एरिया में अलाउड नहीं है ये प्रोड्यूस करना या फिर ये वो करना। तो सरकार डेजिग्नेट नहीं करती ना प्रॉपर तरीके से कि मैन्युफैक्चरिंग अगर हो सकती है तो कहाँ हो सकती है। अब जब लोगों को तुम प्लेस बता दोगे, जैसे एक पर्सन अपने घर में बैठकर पटाखे जो है वो एक कमरे में प्रोड्यूस कर रहा है कि दिवाली आने वाली है उससे पहले मैंने पटाखे बनाने हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पर एक वो आ जाएगा कि एक सर्कुलर नोटिस आ जाएगा कि ऐसा लोग नहीं कर सकते, ये चीज़ ऐसी है वैसी है वो है। तो प्रॉपर सरकार एक गाइडलाइन तो दे, कम से कम ऐसे लोगों की ट्रेनिंग तो करवाए, बाहर कंट्री के बाहर जो है वो माल कैसे बेचना है इसके लिए एक प्लेटफॉर्म तो दे, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बूस्ट भी हो। अब आपके पास एक डेडिकेटेड घर है, उसमें कमरे हैं, बहुत बड़े बड़े स्टोर रूम है जिसमें आप ये सारा काम कर सकते हो, लेकिन कोई कंप्लेंट करते तो घर पे छापा पड़ जाएगा और आपसे एक्सपर्ट ये करा जाता है कि आप दूर दराज में जाकर कोई एक रेंट पे फ्लैट लो और फिर वहाँ पर ये वाला काम करो। तो पर्सन की जब वो बेचकर बेसिक कमाई उतनी निकलेगी नहीं, उसको अपने मजदूरों को भी वो देना है, फिर लाइट का बिल निकालना है, फिर काम वाली वहाँ पर झाड़ू पोछा करने आएगी, फिर उसको पैसे देने हैं, फिर आपको माल आपका बिकना भी चाहिए। तो पर्सन इतना ज़्यादा अगर लोड लेकर अगर अपने किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करता है और उसको उतना रिटर्न ना मिले जितना उसने इनपुट रॉ मटेरियल्स उसके अंदर यूज़ करे, तो उतना आउटपुट उसका ना बिके, तो फिर वो डिस्करेज होकर फिर वो काम धंधा बंद कर देता है, फिर वो कुछ और करता है। ये चीज़ है। ये वाली चीज़ क्लियर हो गई? ठीक है, तो हम दोस्तों बात करते हैं आगे एग्रीकल्चर की। तो जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि कॉलोनियल रूल के टाइम पर देयर वॉज नीदर ग्रोथ नॉर इक्विटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर। पॉलिसी मेकर्स जो थे आज़ाद भारत के, उनको इस इशू को एड्रेस करना पड़ा अलग अलग तरीके के लैंड रिफॉर्म्स लाकर। अब मुझे भी बताओ, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, जब मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी चैप्टर नंबर 1 के अंदर, इट वॉज एक्सपीरियंसिंग स्टैग्नेशन एंड डिटेरियोरेशन। तो उसका वन ऑफ द रीज़न क्या था? बहुत सारे तरीके के लैंड सेटलमेंट सिस्टम्स, राइट, जिनमें से एक क्या था? जमींदारी सिस्टम, और दूसरा रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है। तो अगर लैंड रिफॉर्म जो हम लेकर आए उसमें हमने क्या करा, अलग अलग लैंड रिफॉर्म जो हम लेकर आए उसमें था एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, रियोतवारी सिस्टम, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, और एक था लैंड सीलिंग एक्ट जिसमें एक अपर लिमिट लगा देना। तो हम वो सारे लैंड रिफॉर्म्स लेकर आए, ठीक है। लैंड रिफॉर्म्स आने की वजह से हुआ क्या? लैंड रिफॉर्म्स आने की वजह से हुआ क्या आजाद भारत में? हाँ, जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी और स्पेशली जिन लोगों ने कब्जा करके रखी हुई थी या कैसे भी करके थी, सरकार ने ऐसे ज़मींदारों से ज़मीन ली, ठीक है, और वो छोटे और मझले किसानों में बांटी, ठीक है, ताकि कल्टीवेटर्स के पास भी, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के पास भी ज़मीन हो, वो टेनेंट्स भर कर ना रह जाएं या फिर उनका शोषण ना हो। जैसे उनका शोषण किस फॉर्म में होता था? वन ऑफ द सिस्टम वॉज बेगार सिस्टम, है ना, जहाँ पर उनसे काम भी करवा लिया जाता था और उनको पैसे भी नहीं मिलते थे। और फिर कुछ चीज़ इंप्रूव करने के बारे में जो सोचा गया, इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर थ्रू हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, HYV सीड्स। और ये कौन से रेवोल्यूशन की पहचान है? ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। और व्हाइट रेवोल्यूशन कैसे कहा जाता है? मिल्क की प्रोडक्शन को किसने स्टार्ट करा था, व्हाइट रेवोल्यूशन को इंडिया के अंदर? गुड, वर्गीज कुरियन। व्हाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। इसके लिए कौन सा ऑपरेशन आया था श्रेया? कौन सा ऑपरेशन आया था? ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। और
कहाँ से इसकी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी? आनंद। कहाँ पर है आनंद? गुजरात। मूवमेंट का नाम क्या था? अमूल। कोऑपरेटिव डेयरी मूवमेंट थी ना ये। और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका था इसमें, इस मूवमेंट में? औरतों का। ठीक है, इस रेवोल्यूशन को लेकर आने के लिए विमेन ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करा था, क्योंकि उन्होंने ये सोचा था, ये ठान लिया था बेसिकली कि हम भी अपनी एक इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम को क्रिएट करेंगे। ठीक है, बफेलो फार्मिंग वगैरह करके, और जो भी दूध वगैरह जो प्रोड्यूस होगा डेयरी वगैरह खोलकर उससे दही, पनीर, घी वगैरह हम सब बेचेंगे ये। ठीक है, और उसके बाद आप जानते ही होंगे इंडिया क्या बन गया इसकी वजह से। हाँ, मतलब इसका रिजल्ट क्या हुआ, इंडिया क्या बन गया? यस, एक्सपोर्टर तो मतलब ठीक है, एक्सपोर्टर तो बाद में, लेकिन सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूसिंग, लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री जो है वो इंडिया बना। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन का रिजल्ट क्या हुआ? नहीं, वो तो ज़्यादा होने लगा नहीं, मतलब कोई एक रिमार्केबल चीज़ बताओ ना, मतलब सबसे बेस्ट चीज़ क्या हुई? जैसे वाइट रेवोल्यूशन में ये हुआ कि हम दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध प्रोड्यूस करने वाली कंट्री बन गए। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन का रिजल्ट क्या हुआ? हम सेल्फ सफिशिएंट बन गए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, और हमारे पास शेयर क्या रहने लगा? बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स। राइट, हमारे पास इतना हो गया कि हम अपने देशवासियों का तो पेट भर ही सकते हैं, लेकिन इतना बचा भी सकते हैं कि एक्सपोर्ट कर सके। ठीक है, और इंडिया लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है वर्ल्ड की। इसकी एक आयरनी क्या है? यस, सबसे ज़्यादा दूध यहाँ प्रोड्यूस होता है, और सबसे महंगा दूध भी यहीं पर है, इंडिया में ही है। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स की। आज़ादी के टाइम पर लैंड टेन्योर सिस्टम जो था, इट वॉज कैरेक्टराइज बाय इंटरमीडियरीज, मतलब बिचौलिए। अब वो कौन कौन थे? जमींदार्स, जागीरदार्स, जो कि सिर्फ शुरुआती दिनों में अंग्रेज़ों के सपोर्ट की वजह से रेंट कलेक्ट करते थे फ्रॉम एक्चुअल टिलर्स ऑफ द सॉइल, जिसको हम कल्टीवेटर्स कहते हैं। और जैसा कि आपने चैप्टर 1 में देखा था, मैंने आपको एनालिसिस दी थी, इन सारे लोगों ने, अब कल्टीवेटर्स के पास तो इतना समय था ना, इतने कोई रिसोर्सेज थे, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की कहानी भी सेम थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने और ज़मींदारों ने कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करा कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करें। ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर की हमारी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम थी, क्योंकि अंग्रेज़ बस ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर से माल निकालना चाहते थे, रेवेन्यू निकालना चाहते थे, और ज़मींदारों की कहानी भी यही थी। उनको कुछ लेना देना नहीं था कि एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा है, इंडिगो जहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है तो लैंड की हालत क्या होगी, क्या नहीं होगी। तो लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, इट फोर्स इंडिया टू इम्पोर्ट फूड फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अंडर विच प्रोग्राम श्रेया? PL 480। ठीक है, और ये पूरी कहानी मैं आपको प्रीवियस चैप्टर के अंदर बता चुका हूँ कि ये जो था, अच्छा, ये जो हेल्प होती थी, ये हेल्प ग्रांट की फॉर्म में होती थी या फिर हम खरीदते थे? खरीदते थे, बस वो सस्ता देते थे हमें। ठीक है, और मैंने आपको बताया था ना कि रोटियां भी कभी कभार इसकी काली बनती थी, बहुत ज़्यादा बेकार अनाज आता था वहाँ से। तो इक्विटी इन एग्रीकल्चर, इट कॉल्ड फॉर लैंड रिफॉर्म्स। यानी कि लैंड रिफॉर्म्स आए क्यों? बिकॉज वी डिमांडेड इक्विटी इन एग्रीकल्चर।
याद रखना इक्विटी लिखा हुआ इक्वालिटी नहीं, और इक्विटी की क्वालिटी की डिबेट में आपको बता चुका हूँ, वो स्टूल वाली कहानी वो बच्चे की, ठीक है, कि जिसको ज़्यादा रिसोर्सेज की जिनकी आवश्यकता है उन तक पहुँचे, यानी कि यहाँ पर रिसोर्सेज की आवश्यकता या फिर एग्रीकल्चर में लैंड की आवश्यकता ज़्यादातर किसको है, एक्चुअल टेलर्स ऑफ द सॉइल, और एक्चुअल टेलर्स ऑफ द सॉइल कौन है, कल्टिवेटर्स। तो लैंड रिफॉर्म्स विच प्राइमरीली रेफर टू चेंज इन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स। तो जस्ट अ ईयर आफ्टर इंडिपेंडेंस 1948-49 तक मान लो स्टेप्स लिए गए कि ये जो बिचौली हैं ज़मींदार जागीरदार, इनको बेसिकली हमें अबॉलिश करना है, एंड टू मेक द टेलर्स द ओनर्स ऑफ द लैंड, यानी कि कल्टिवेटर्स को ओनर बनाना है। तो आइडिया जो था बिहाइंड दिस मूव इट वाज दैट कि ओनरशिप ऑफ लैंड ये एक इंसेंटिव देगा कल्टिवेटर्स को, कि कल्टिवेटर्स ज़्यादा अच्छे से ज़मीन के बारे में जानते हैं, खेती बाड़ी अच्छे से करते हैं, और जब वो ज़मींदारों के लिए इतनी शिद्दत से काम कर सकते हैं, कल को ज़मीन अगर उनकी खुद की हो गई, कुछ पार्ट कुछ लैंड अगर उनको मिल गया सरकार की तरफ से, तो ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर की जो दिशा है, जो दशा है, वो सुधरेगी, वो बदलेगी, ठीक है। तो आइडिया बिहाइंड दिस मूव वाज दैट ओनरशिप ऑफ लैंड वुड गिव इंसेंटिव्स, एक मोटिवेशन देगा उनको, एक इंसेंटिव देगा टू द टेलर्स यानी कि टू द कल्टिवेटर्स टू इन्वेस्ट इन मेकिंग इंप्रूवमेंट्स प्रोवाइडेड सफिशिएंट कैपिटल वाज मेड अवेलेबल टू देम। उनके पास वो पैसा, टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजिकल नो हाउ होना चाहिए, ठीक है। तो जो लैंड रिफॉर्म्स बड़े सारे जो आ रहे थे, उसी की दिशा में सेकंड पॉइंट एक तरीके का लैंड रिफॉर्म ही है, लैंड सीलिंग। सीलिंग का मतलब क्या होता है, कैसी लिमिट लगाते हैं ना, लोअर लिमिट की अपर लिमिट, लोअर लिमिट लगाना कि अपर लिमिट लगाना, अपर लिमिट लगाना, ठीक है। इससे ज़्यादा एक पर्टिकुलर एक एकड़ से ज़्यादा, हेक्टर से ज़्यादा बंदा लैंड ओन नहीं कर सकता। तो लैंड सीलिंग वॉज अनदर पॉलिसी टू प्रमोट इक्विटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर। अब इससे इक्विटी कैसे आएगी, ज़मींदारों के पास भर भर कर जो ज़मीन है एग्रीकल्चर लैंड की एग्रीकल्चर लैंड की फॉर्म में, उस लैंड को सरकार ने ले लिया और छोटे मजले किसानों के बीच में, कल्टीवेटर्स के बीच में, जिनको एक्चुअल टेलर्स ऑफ द सॉइल कहा जा रहा है, उनमें बांट दिया। ये देखते हुए कि ज़मींदार तो होते जा रहे हैं बहुत लखपति इंसान, उनका गांव में वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, और फिर ये वर्चस्व उनको एक मौका दे देता है कि वो छोटे और मझले किसानों का शोषण कर सकें। और छोटे और मझले किसान उस शोषण को सहन क्यों करते रहते हैं, क्योंकि उनके पास खुद की ज़मीन नहीं है। कम या ज़्यादा की तो बात ही नहीं है, ज़मीन ही नहीं है। वो दूसरे ज़मींदारों के यहाँ रेंट पे रहते हैं और वहाँ पर काम करते हैं उनकी ज़मीन पर, ठीक है। तो लैंड सीलिंग में बेसिकली क्या करा गया कि एक अपर लिमिट फिक्स कर दी गई कि एक पर्टिकुलर एकड़ से ज़्यादा, हेक्टर से ज़्यादा बंदा लैंड ओन नहीं कर सकता, ठीक है। तो दिस मीन्स फिक्सिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड विच कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल। ये पर्सन एक पर्टिकुलर लैंड कितना ओन कर सकता है। तो पर्पस ऑफ लैंड सीलिंग वॉज टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप इन फ्यू हैंड्स। और ये फ्यू हैंड्स किसको बोला जा रहा है, किसके पास थी लैंड ओनरशिप, जमींदार्स के पास, ठीक है, इंटरमीडिएट्स के पास, जागीरदार्स के पास। और इनके पास ये इतनी ज़्यादा ज़मीन आ कैसे गई थी आज़ादी से पहले या फिर आज़ादी के टाइम तक, अंग्रेज क्योंकि इनको शुरू शुरू में पहले सपोर्ट करते थे, राइट। और हमने एक और चीज़ पढ़ी थी ना, हाँ, ऑक्शनिंग वगैरह मैंने बताया था ना, इनके ऊपर भी एक प्रेशर होता था टाइम का कि इनको भी टाइम पर बेसिकली जो है सनसेट लॉ के टाइम पर इनको इनकम पहुंचानी है अंग्रेजों को, वरना अदरवाइज इनका लैंड भी चला जाएगा और वो नए किसी जमींदार को बेसिकली प्रमोट करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर जमींदार जो थे वो चाहकर भी छोटे मजले किसानों के बारे में, कल्टीवेटर्स के बारे में, उनकी सिचुएशन के बारे में नहीं सोच सकते थे, ठीक है। तो एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज मेंट दैट सम 200 लाख टेनेंट्स केम इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द गवर्नमेंट। तो वो जो एक्सप्लॉयटेशन, जिस शोषण को अभी तक सहन करते थे जमींदार के हाथों के द्वारा, वो उससे फ्री हो गए। जो ओनरशिप है इट कन्फर्ड ऑन टेनेंट्स, द ओनरशिप कन्फर्ड ऑन टेनेंट्स गिव देम द इंसेंटिव कि वो आउटपुट को इंक्रीज करें
एंड दिस कॉन्ट्रीब्यूटेड टू ग्रोथ इन एग्रीकल्चर. ठीक है. However, goal of equity was not fully served by abolition of intermediaries. ठीक है. कुछ कुछ एरियाज में क्या था, जैसे अगर ये बिचौलियों को हमने हटाया भी ना, तो इसकी वजह से जो इक्विटी का जो गोल था वो सर्व नहीं हुआ. कुछ एरियाज में क्या हुआ, जो पुराने जो जमींदार थे उनके पास फिर भी लार्ज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स रही. और कैसे रही, जो कानून आए जैसे लैंड सीलिंग एक्ट वगैरह, उनके अंदर जो कमी थी उन्होंने उस लूप होल्स को ढूंढ लिया और फ़ायदा उठाया. अब इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. ये वाली चीज़ हालांकि मैं आपको बहुत बार पॉलिटी वगैरह में, पोस्ट इंडिपेंडेंस में जो एग्रीकल्चर हमने डिस्कस करा था, मेंस ओरिएंटेड वाला चैप्टर जो सबसे पहला, उसके अंदर बहुत बार मैं बता चुका हूँ. फिर भी आपको एक बार मैं समझा देता हूँ. देखो, लैंड सीलिंग एक्ट के अंदर एक लूप होल ये था कि मान लो कि सरकार ने बोला कि एक पर्टिकुलर जो पर्सन है वो 5 एकड़ से ज़्यादा लैंड ओन नहीं कर सकता. अब इन्होंने इस टेक्स्ट को पकड़ लिया, कि पर पर्सन 5 एकड़ लैंड तो अलाउड है. तो अभी तक मान लो कि ये जो 20 एकड़ ओन करके रखते थे और वो 15 एकड़ सरकार के पास आने वाली है, तो जमींदार ये जो है जमीन के पट्टे वगैरह बनवाकर, यानी कि एक रजिस्ट्री करवाकर, अपने नाम से 15 एकड़ जमीन हटाकर अपनी बीवी के नाम पर 5 एकड़, अपने बड़े बेटे के नाम पर 5 एकड़, अपने किसी और रिश्तेदार के नाम पर 5 एकड़, ये करवा ली इन्होंने. तो 20 एकड़ रही इसी घर परिवार की. बस जो टैक्स कहता था कि एक पर्टिकुलर पर्सन 5 एकड़ से ज्यादा जमीन ओन नहीं कर सकता, वो चीज भी फुलफिल हो गई. तो देयर वर केसेस वेयर टेनेंट्स वर एविक्टेड एंड लैंड ओनर्स क्लेम टू बी सेल्फ कल्टिवेटर्स. इनको भगा दिया गया और लैंड ओनर से बोला कि हम ही कल्टिवेटर्स हैं यहाँ के, क्लेमिंग द ओनरशिप ऑफ द लैंड. एंड इवन व्हेन द टेलर्स गॉट ओनरशिप ऑफ द लैंड, जो पूरे सो एग्रीकल्चर लेबर्स थे, जैसे शेयर क्रॉपर्स या फिर लैंडर्स लेबर्स, उनको कोई बेनिफिट ही नहीं मिला लैंड रिफॉर्म से, क्योंकि जमीन मिल गई, लेकिन अब उसको करना क्या है, सीड तक खरीदने के पैसे नहीं है, कहाँ से लाएंगे वो फर्टिलाइजर, इरिगेशन फैसिलिटीज वगैरह. लैंड सीलिंग जो लॉज आए उसकी वजह से भी बहुत कुछ हुआ. जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड थे, दे चैलेंज द लेजिस्लेशन द कोर्ट्स. अब किसी ने अगर मान लो कि ये बोला कि सरकार हमारी ज़मीन लेने आ रहे हैं और इस पर्सन ने अपना जो 5-5 एकड़ है वो सारे रिश्तेदार बीवी बच्चों के नाम कर दिया और 20 एकड़ की ज़मीन कैसे ना कैसे करके बचा ली. घूम तो वो परिवार के अंदर ही रही ना, 20 एकड़ की ज़मीन सरकार के हाथ तो गई नहीं है. अब मान लो एक कोर्ट में केस गया, तो कोर्ट में केस इतनी आसानी से निपट जाएगा क्या? प्रॉपर्टी के केसेस पहले कम से कम 25-25 साल, 20-20 साल चलते थे. ठीक है. तो बिग लैंडलॉर्ड्स चैलेंज द लेजिस्लेशन इन द कोर्ट्स, डिलेइंग इट्स इंप्लीमेंटेशन. दे यूज दिस डिले टू रजिस्टर देयर लैंड्स इन द नेम ऑफ क्लोज रिलेटिव्स, देयर बाय एस्केपिंग फ्रॉम द लेजिस्लेशन. जैसा कि मैंने आपको बताया, रिलेटिव्स के नाम पर कर दी जमीन. Legislation also had a lot of loopholes which were exploited by big landlords to retain their land. तो लैंड रिफॉर्म्स जो थे कहीं पर सक्सेसफुल हुए क्या? यस. केरला में वो बहुत अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करे गए, वेस्ट बंगाल में बहुत अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करे गए, बिकॉज दीज स्टेट्स हैड गवर्नमेंट कमिटेड टू द पॉलिसी ऑफ द लैंड टू द टेलर. मतलब यहाँ पर जो सरकारें थी, जो राज्य की सरकारें जो चल रही थी, उनका मकसद यही था कि हमें फ़ायदा जो है, ये जो लैंड रिफॉर्म्स हैं, इनका फ़ायदा कल्टीवेटर्स तक पहुँचाना है, एक्चुअल टेलर्स तक पहुँचाना है. अनफॉर्चुनेटली अदर स्टेट्स डिड नॉट हैव द सेम लेवल ऑफ कमिटमेंट एंड वास्ट इनइक्वालिटी इन लैंड होल्डिंग कंटिन्यूज टू दिस डे. आज भी हमें देखने को मिलती है. ठीक है. यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आई? तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही. थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन.